हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं एक नया कंसेप्ट शेयर करूंगा और पिछले वाली वीडियो में जो मैंने आपको एक होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन मैं आपको लास्ट में दूंगा। पहले आपको मुझसे कंसेप्ट पूरा समझना है। तो अभी तक जहाँ तक आपने नोट्स बनाए हैं, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक नई हेडिंग लिखेंगे विच इज़ सेंटर्स। ठीक है, सेंटर्स आपकी हेडिंग रहेगी और उसमें आप सबसे पहली सब हेडिंग बनाकर लिखेंगे विच इज़ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। केंद्र पहली हेडिंग रहेगी और उसको लिखेंगे एक सब हेडिंग बनाकर सेंट्रॉइड और उसमें लिखेंगे आप केंद्रक। गॉट इट। चलिए एक बार इतना से समझ लेते हैं सेंट्रॉइड की डेफिनेशन क्या होती है, पहले ये जान लीजिए। सेंट्रॉइड की डेफिनेशन होती है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ मीडियंस। हिंदी में आप लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु को केंद्रक कहते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियन इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। ठीक है, अब सवाल यह है कि मीडियन क्या होता है। पहले एक बार आपको मीडियन समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सेंट्रॉइड भी बताऊंगा। एक बार पहले इत्मीनान से मीडियन सुन लीजिए। मीडियन वो लाइन होती है जो किसी भी ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांट देती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक ट्रायंगल सोचा, ठीक है, अब मैंने एक लाइन कुछ इस तरीके से खींची जिसने सामने वाली लाइन को दो बराबर भागों में बांट दिया। तो ये जो मैंने लाइन अभी खींची ना, ए और डी, वो एक मीडियन है, माध्यिका है। तो माध्यिका वह रेखा होती है, परिभाषा में लिख लीजिएगा, डेफिनेशन में लिख लीजिएगा, माध्यिका वह रेखा होती है जो किसी भी त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देती है। मीडियन इज ए लाइन विच डिवाइड्स अ ट्रायंगल इन टू इक्वल पार्ट्स। आपको ये लिखना है पूरा। ठीक है बच्चों लोग, अब आप समझ गए कि मीडियन क्या होता है। मीडियन की प्रॉपर्टी ये है कि दो बराबर भागों में बांटना है। आ रही बात समझ में? मतलब यह है कहने का कि अगर आप कोई ऐसा ट्रायंगल सोच लो, कुछ ट्रायंगल का शेप ऐसा है, ए बी और सी, तो ये रही ए डी मीडियन, इसने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। आया पॉइंट समझ में? तो मीडियन का काम सिर्फ ये है कि दो बराबर भागों में बंटना चाहिए। गॉट इट। अब जैसे आप ये ट्रायंगल देखो ए बी सी, ये ए बी सी है, तो आप अगर ए डी लाइन को देखो तो जो ए डी लाइन है वो बी सी को दो बराबर भागों में बांट रही है, जो बी ई है वो ए सी को दो बराबर भागों में बांट रही है, जो सी एफ है वो ए बी को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो ये ए डी बी ई एफ सी ये सारी की सारी मीडियंस हैं, माध्यिकाएं हैं। गॉट इट। अब आप देखोगे जो सारी के सारी जो ब्लू कलर है जो कि मीडियंस है, माध्यिकाएं हैं, वो एक पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट हो रही है जो कि मैंने रेड कलर में ड्रॉ किया हुआ है। तो वो जो रेड कलर वाला जो ये जो पॉइंट है ना, दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, दिस इज कॉल्ड केंद्रक, जिसको हम लोग जी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये है वो जी पॉइंट जहां पर सारी की सारी मीडियंस आकर इंटरसेक्ट हो रही है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड या फिर केंद्रक। गॉट इट। तो अब मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रॉइड क्या होता है। ओके, चलिए बच्चों लोग आगे सुनते हैं। एक प्रॉपर्टी और होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड, ये आपको प्रॉपर्टी बनाकर लिखना है वहाँ कॉपी में, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए। सेंट्रॉइड मतलब कि केंद्रक किसी भी माध्यिका को 2:1 में विभाजित कर देता है। ये लाइन आपको लिखनी है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स एनी मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। गॉट इट, ये आपको लिखना है। तो सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप मीडियन ए डी के बारे में सोचो, दिस इज ए, दिस इज डी, आप मीडियन ए डी के बारे में सोचो और ये रहा सेंट्रॉइड जी। तो सेंट्रॉइड जी ने मीडियन ए डी को क्या किया पता है, 2:1 मतलब 2:1 में डिवाइड किया। मतलब कहने का ही ये 2 पार्ट होगा और ये 1 पार्ट होगा। तो यू मे राइट ए जी रेशियो जी डी इज इक्वल टू 2:1। ये प्रॉपर्टी मैं आगे जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें यूज होती है ये, तो आपको इस तरीके से वो ख्याल रहे। ठीक है, तो ए जी रेशियो जी डी इज इक्वल टू 2:1। सेंट्रॉइड डिवाइड्स एनी मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। वैसे ही आप लिख सकते हो बी जब वो डिवाइड करेगा तो बी जी रेशियो जी ई इज इक्वल टू 2:1, सी जी रेशियो जी एफ इज इक्वल टू 2:1। पॉइंट है समझ में? तो हर एक मीडियन को वो 2:1 में डिवाइड करता है। कौन? सेंट्रॉइड। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी जो आपको लिखनी चाहिए थी। तो पहली सब हेडिंग थी सेंट्रॉइड, दूसरी सब हेडिंग है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, सेकंड सब हेडिंग इज ऑर्थो सेंटर। चलो एक बार इसको सीख लेते हैं। देखो ऑर्थो सेंटर वाले कंटेक्स्ट में आपको कन्वे कर रहे हैं। ए बी सी एक ट्राइंगल है और ऑर्थो सेंटर जैसे आप डिफाइन कर रहा हूँ तो एक बार इत्मीनान से सुन लीजिए। ऑर्थो सेंटर को हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्र। जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहें ऑर्थो सेंटर की हिंदी लिखेंगे लंब केंद्र, और इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ एल्टीट्यूड्स। हिंदी में आप लिखेंगे लंबों के प्रतिच्छेदी बिंदु को
लंब केंद्र कहते हैं। अब सवाल यह है कि एल्टीट्यूड्स क्या होता है। देखो भाई, एल्टीट्यूड्स वो लाइन होती है, एल्टीट्यूड वो लाइन होती है जो सामने वाली लाइन पर 90 डिग्री बनाए। जैसे यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल है और जो AD है, AD BC पर यहाँ पर 90 डिग्री फ्रेम कर रही है, तो 90 डिग्री फ्रेम कर रही है इसीलिए वो एक एल्टीट्यूड है। BE यहाँ पर 90 डिग्री फ्रेम करे इसलिए वो एल्टीट्यूड है। CF 90 डिग्री फ्रेम करे इसलिए वो एल्टीट्यूड है। और ये तीनों एल्टीट्यूड यहाँ पर अगर O में क्लैश हो रही है इसलिए जो O है वो ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स इज नोन एज द ऑर्थो सेंटर। जैसे आप अगर ये वाले ट्रायंगल में देखोगे जिसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, लेट्स से दिस इज A एंड दिस इज A, तीनों साइड्स इक्वल है, तो यही वाली लाइन आपको मीडियन दिखाई देती है और यही वाली लाइन आपको एल्टीट्यूड दिखाई देती है। लेकिन अगर आप कोई आप ऐसा आधा टेढ़ा एंगल देखो जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होंगी, तो हालांकि ठीक है ये जो AD है वो मीडियन का रोल प्ले करिए, मीडियन का काम है कि दो बराबर भागों में बांटना। लेकिन अगर आपको अभी पॉइंट A से अगर एल्टीट्यूड खींचना होगा ना, तो एल्टीट्यूड फिर AD नहीं होगा, एल्टीट्यूड ये होगा। एल्टीट्यूड का काम है सामने जाकर 90 डिग्री बनाओ, आ रहे हो पकड़ में, बराबर में बांटने की जरूरत नहीं है। मीडियन का काम है दो बराबर भागों में बांटो, तो आप दोनों में फर्क को समझ लीजिए। AD जो कि मीडियन है उसका काम था दो बराबर भागों में बांटो, AE जो कि एल्टीट्यूड है उसका काम था सामने जाके 90 डिग्री बनाओ। बस फर्क समझ में आ रहा है, कंफर्टेबल है अपन इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन, आपको ये दोनों डेफिनेशन लिखनी चाहिए। अब हम लोग आ रहे हैं इन सेंटर पर, अगली आपको सब हेडिंग लिखनी है इन सेंटर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्र। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन में आप लिखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बायसेक्टर, एंगल बायसेक्टर। हिंदी में आप लिखेंगे कोणार्धकों के प्रतिच्छेदी बिंदु को, एंगल बायसेक्टर, कोणार्धकों के प्रतिच्छेदी बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। चलो जरा देखते हैं, ये मैंने एक ट्रायंगल सोचा हुआ है ABC, ठीक है। इस ट्रायंगल में एंगल A है, एंगल B है और एंगल C है। तो हमने ये जो डॉटेड लाइन खींची है ना बच्चे ब्लैक कलर में, ये डॉटेड लाइन कुछ इस तरीके से जमा कर खींची है कि उसने क्या किया, ये दोनों एंगल को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये दोनों एंगल को उसने दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वो जो डॉटेड लाइन है जिसने दोनों एंगल को, तीनों एंगल को बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डॉटेड लाइन इज एंगल बायसेक्टर कोणार्धक। ठीक है, अब वो डॉटेड लाइन देखो आगे जाकर इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, ये वाले पॉइंट पर आकर मिल रही है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग I से डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। आगे बात समझे, यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन, ठीक है। अब अगर I इन सेंटर है, अंतः केंद्र है, तो कुछ ऐसा होता होगा कि उस सेंटर को जब आप बेस बनाकर एक सर्कल बनाओ तो एक इन सर्कल भी बनता होगा, एक अंतः वृत्त भी बनता होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाले सेंटर को बेस बनाकर जब सर्कल बनाया तो वो सर्कल जो है इन तीनों साइड्स को टच करके जा रहा था। ठीक है, तो वो जो सर्कल बना हुआ है ब्लैक कलर का, इसको हम कहते हैं, ब्लैक कलर के सर्कल को इन सर्कल। अब आपको इन सेंटर मिल गया जो कि I है, इन सर्कल मिल गया जो कि ब्लैक कलर का है। तो एक सर्कल है तो उसकी रेडियस भी तो होती होगी ना, तो वो जो रेड कलर की जो लाइन खींची हुई है ना, इत्मीनान से पहचान लीजिए, वो जो रेड कलर की जो लाइन खींची हुई है ना, ये रेड कलर की लाइन डिफाइन कर रही है इन रेडियस को। ठीक है, वो रेड कलर की जो लाइन है ये है इन रेडियस। ठीक से देख लीजिए इन रेडियस क्या होता है, आगे आने वाले क्वेश्चन में यूज करूंगा क्योंकि, ठीक है। और इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए होता है। फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के लिए इन रेडियस इज इक्वल टू साइड अपॉन 2√3। ये फिर से बता दिया, हालांकि ये पहले बता चुका हूँ। ठीक है, दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर। ओके, चलिए अब हम लोग चल रहे हैं सरकम सेंटर में। सरकम सेंटर क्या होता है सर? सरकम सेंटर होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बायसेक्टर, परपेंडिकुलर बायसेक्टर। तो आप लिखेंगे हिंदी में लंबार्धकों के प्रतिच्छेदी बिंदु को, इसको बोलते हैं परिकेंद्र। लंबार्धकों के प्रतिच्छेदी बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं, इसकी हिंदी होती है परिकेंद्र। ठीक है, चलो एक बार यहाँ समझा देता हूँ। ये एक ट्रायंगल है ABC,
ये रहा वो ट्रायंगल ABC। तो हमने क्या किया, हर एक ट्रायंगल का आपने जब स्कूल में होते होगे ना तो आप ना आर्क काटते होगे, आप ऐसे फंसाते होगे डिवाइडर में इस तरीके से, और फिर आप यहाँ से एक आर्क ऐसे मारते होगे और यहाँ से फिर आप एक आर्क ऐसे मारते हो, ऐसे आर्क काटते होगे आप स्कूल में, अगर आपको याद आ जाए तो। वो आर्क क्या करती थी, एकदम दो बराबर पार्ट लेकर आती थी, पॉइंट B से और पॉइंट C से, और जब उसे लाइन खींचो तो वो एकदम परपेंडिकुलर होती थी, ठीक है। तो वैसे ही आर्क हमने यहाँ से काटी, वही आर्क हमने यहाँ से काटी, और वही आर्क हमने यहाँ से काटी। हमने इस तरीके से 3 आर्क काट दी, ठीक है। और उन आर्क से जो लाइन खींची वो AC, AB और BC पर परपेंडिकुलर थी, जो कि ब्लू कलर वाली लाइंस हैं, ठीक है। और जैसे ही उसको आपने आगे बढ़ाया तो वो एक पॉइंट, ये रहा वो पॉइंट, यहाँ पर आकर मिल गई, ठीक है। तो जैसे ही वो इस वाले पॉइंट पर आकर मिली तो हमको एक सेंटर मिला, और इस सेंटर को हमने कहा सर्कम सेंटर। तो हमने क्या सीखा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि आर्क काटने से बनता था, आपको स्कूल टाइम पे याद आ जाए, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है परिकेंद्र, सर्कम सेंटर। कंफर्टेबल है अपन इसमें। अब क्योंकि ये सर्कम सेंटर है तो एक सर्कम सर्कल भी होता होगा, तो मैंने क्या किया, इस वाले सेंटर को जो है बेस बनाया और एक सर्कल खींचा, तो मैंने देखा वो जो सर्कल था वो इन तीनों पॉइंट्स को टच करते हुए जा रहा था, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर का जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, इस सर्कल को हम लोग कहते हैं सर्कम सर्कल, मतलब कि परिवृत्त, ठीक है। अब अगर कोई सर्कम सर्कल है, कोई सर्कल है, तो उसकी रेडियस भी होनी चाहिए थी। तो ये जो आर आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर का डॉटेड, रेड कलर का डॉटेड, जब वो कैपिटल आर दिखाई दे रहा है, दैट कैपिटल आर डिनोट्स द सर्कम रेडियस, दैट कैपिटल आर डिनोट्स सर्कम रेडियस। पॉइंट है समझ में, परित्रिज्या हिंदी में बोलते हैं, दैट कैपिटल आर डिनोट्स सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस, परित्रिज्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को ना सर्कम रेडियस पता चल गया, सर्कम सर्कल पता चल गया, सर्कम सेंटर पता चल गया। अगर बात इक्विलेटरल ट्रायंगल की हो रही हो, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कम रेडियस इज इक्वल टू, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के लिए परित्रिज्या बराबर, समबाहु त्रिभुज के लिए परित्रिज्या होती है साइड अपॉन √3। ये मैं इसके पहले आपको बता चुका हूँ, आपको इसे याद रखना है। फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कम रेडियस इज इक्वल टू परित्रिज्या इज इक्वल टू साइड अपॉन भुजा अपॉन √3, ठीक है। तो ये हो गई पूरी कंप्लीट थ्योरी। आपके एग्जाम में कुछ भी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी ज्योमेट्री में थ्योरी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अक्सर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बोल देगा भाई कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, और ये चारों पॉइंट वहाँ ऑप्शन में लिखे रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सर्कम सेंटर कहते हैं, तो वहाँ पर आपको सर्कम सेंटर टिक करके आना है। पूछ लेगा भाई आपसे कि एल्टीट्यूड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, और यही चारों पॉइंट ऑप्शन में रहेगा, तो यू शुड नो कि एल्टीट्यूड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। सीन आ रहा है समझ में क्या कहा जा रहा है? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे आपसे कि आपके एग्जाम में ये थ्योरी वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये आपको एग्जैक्टली याद रखना है कि किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है, ये आपको याद होना चाहिए। मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंट्रॉइड, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑर्थो सेंटर, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सर्कम सेक्टर, ये आपको याद होना चाहिए। जब आपको ये याद होगा सारा कुछ, तो एग्जाम में कोई भी थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा आप हिट कर दोगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ तक कंफर्टेबल अपन, तो आप पहले इसे पूरा कॉपी कर लीजिएगा। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आई होप कि आपने इसे कॉपी कर लिया होगा। इसे मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। चलिए अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे चल रहे हैं डिस्कशन में। मैं चाहता हूँ कि आप एक चीज़ विजुलाइज कर लीजिए, ताकि वो क्वेश्चन में जब मैं अप्लाई करूँ तो आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। सुनते हैं, देखो ज़रा, ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसके लिए मैंने एक ट्रायंगल सोच लिया। एक सेकंड, ये एक सर्कल है, मेरे साथ बने रहना, एक कंसेप्ट देना, छोड़ के भाग मत जाना, बने रहिए जरा। बोर्ड पे लिख ली हमने, थ्योरी हो गया काम, दत्त अप्लाई करना भी तो आना चाहिए। ये एक सर्कल मैंने सोचा, ठीक है। अब एक ट्रायंगल मैंने इसके लिए सोचा, कुछ ऐसे। वो बाद में बना दूंगा, पहले इसे सीख लो आप इत्मीनान से।
चलो ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। चलो इत्मीनान से सुनते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ट्रायंगल ABC के लिए जो मैंने ग्रीन कलर का जो सर्कल बनाया है, ट्रायंगल ABC के लिए जो ग्रीन कलर का जो सर्कल है, ये सरकम सर्कल है, मतलब कि परिवृत्त है, ठीक है। तो आपको अगर इसका रेडियस जानना होगा, इसका रेडियस, तो देखो ज़रा, इसका रेडियस हो जाएगा ये वाला पोर्शन, दिस वन इस कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको लिखना हो तो यू मे राइट कैपिटल R इज इक्वल टू सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC। एग्री करते हैं अपन, ठीक है, ओके है। अब एक और ट्रायंगल सोच रहा हूँ, कुछ ऐसे, ऐसे, इसका नाम दे देता हूँ DEF, ये बात मानते हो। अब वो सर्कल, वही ग्रीन कलर वाला, ये आपको समझ रहा हूँ, यहीं पर समझने वाली बात है, वो सर्कल ग्रीन कलर वाला, अगर आप ट्रायंगल ABC के प्रोस्पेक्ट में देखो, अगर आप ट्रायंगल ABC के प्रोस्पेक्ट में देखो, काले वाले ट्रायंगल के प्रोस्पेक्ट में अगर देखो, हरे कलर वाले वृत्त को, हरे कलर वाले सर्कल को आप अगर ब्लैक कलर वाले ट्रायंगल के प्रोस्पेक्ट में देखो, ट्रायंगल ABC के प्रोस्पेक्ट में देखो, तो आपको ये जो ग्रीन कलर वाला जो सर्कल है वो सरकम सर्कल दिखाई देता है। लेकिन वही ग्रीन कलर वाले सर्कल को आप अगर ट्रायंगल DEF, मतलब वो ब्लू कलर वाले ट्रायंगल के प्रोस्पेक्ट में देखो, तो वही ग्रीन कलर वाला सर्कल आपको इन सर्कल दिखाई देता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। सर्कल एक ही है, लेकिन जब मैं अपना देखने का नजरिया बदलता हूं ना, तो उसका रोल अलग अलग हो जाता है। सर्कल एक ही है, लेकिन अगर आपने ABC के प्रोस्पेक्ट में देखा तो उस सर्कल की रेडियस सरकम रेडियस है, क्योंकि उस वक्त वो सरकम सर्कल था। लेकिन अगर आपने DEF के प्रोस्पेक्ट में देखा तो वही सर्कल इन सर्कल होगा, और ये जो उसकी रेडियस होगी, ये जो उसकी रेडियस होगी उस वक्त इन रेडियस होगी ऑफ ट्रायंगल DEF। तो चीज सेम होने वाली होगी, सर्कल तो वही ग्रीन कलर का ही है ना, वो तो नहीं बदल रहा है, लेकिन देखने के नजरिए की वजह से जो चीज एक बार छोटे वाले ट्रायंगल के लिए सरकम रेडियस है, वही चीज एक बार बड़े वाले ट्रायंगल के लिए इन रेडियस है। और ये है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये वाली बात समझ में आ रही है तो ये वाला क्वेश्चन आपको भी एक लाइन में आ जाएगा। अगर आपको ये वाली बात समझ में नहीं आती तो बहुत पेन होने वाला है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे कि एक ही चीज़ है, वो लाल कलर वाली लाइन, रेड कलर वाली, जिसको कैपिटल R अपन बोल रहे हैं, वो रेडियस है उस सर्कल की, और वही सर्कल ग्रीन कलर वाला एक बार छोटे सर्कल के लिए सरकम सर्कल है, तो बड़े वाले छोटे ट्रायंगल के लिए सरकम सर्कल है, तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए इन सर्कल है, बस। लेकिन सर्कल एक ही है, लेकिन देखने के नजरिए की वजह से एक बार वो सरकम सर्कल का रोल प्ले करता है, एक बार वो इन सर्कल का रोल प्ले करता है। बस आपको इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो बस हो गया, अपना काम खत्म। अब समझो कि ये वाला क्वेश्चन आपसे एक लाइन में बनने वाला है। एग्री करते हैं अपन, कंफर्टेबल है? तो क्वेश्चन क्या था पिछले वाले वीडियो का होमवर्क का, इसे आप लिख लीजिएगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कंसेप्ट ये है कि किसी भी वृत्त के लिए, किसी वृत्त के लिए, ऐसा हिंदी इंग्लिश में बोल दूंगा, किसी वृत्त के लिए छोटे वाले वृत्त की परित्रिज्या बराबर बड़े, फिर से लिख लीजिएगा, छोटे वाले त्रिभुज की परित्रिज्या बराबर बड़े वाले त्रिभुज की अंतः त्रिज्या। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, फॉर एनी सर्कल सरकम रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू इन रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। ये लाइन को बार बार रिवाइंड करके सुनो और इसमें आंसर से यहाँ पे लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है? ये मैंने वही चीज़ लिखी हुई है, ओके? चलिए अब इत्मीनान से सुनते हैं। ये वाले क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन में क्या बोला था सुन लीजिए। क्वेश्चन में बोला था कि ये जो ब्लू कलर वाला जो ट्रायंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी साइड 10 10 10 है। ये पिछले वाले वीडियो का होमवर्क है, पिछले वीडियो में जाइए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था आपके लिए, उसकी फॉर्मल लैंग्वेज वहाँ से लिख कर आइए। मैं क्वेश्चन डायरेक्ट समझा रहा हूँ, वो सुन लीजिए। यहाँ पर
ये एक ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी साइड है 10 10 10। उन्होंने अंदर एक सर्कल बनाया, ओके, और फिर अंदर एक और ट्रायंगल बनाया, बोला वो जो अंदर ट्रायंगल बनाया ना ब्लैक कलर वाला वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर एक और सर्कल, एक और ट्रायंगल, बोला वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इतने जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहे हैं ना, सारे के सारे ट्रायंगल का आप हम लोग को एरिया निकाल के सम बता दीजिए, ठीक है। ये था क्वेश्चन, सारे ट्रायंगल का एरिया का सम आपसे पूछा गया था, ये था वो क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर मैंने आपको कमेंट सेक्शन में डालने के लिए बोला था। अगर आपने मान लिया सॉल्व ना किया हो तो मैंने ये हिंट दे दिया है, मैं ये कंसेप्ट लगाऊंगा। अगर आपने सोच लिया होगा तो शाबाश, नहीं सोचा होगा तो मैंने हिंट दे दी है। अभी वीडियो को पॉज करो और एक बार बनाकर उसको आंसर कमेंट सेक्शन में डालो जरा, अभी ये काम कर लो। अगर आपको ये हिंट समझ में आ गई है ना तो इसमें लगा के जरा आंसर निकाल के बता दीजिए, तो मज़ा आ जाए भाई। ओके, आई होप कि आपने कोशिश ज़रूर की होगी, चाहे पिछले वीडियो में चाहे अभी वीडियो में। और अब इसके बाद मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, इत्मीनान से सुन लीजिए। तो ज़रा इत्मीनान से सीखो भाई। देखो ज़रा क्वेश्चन के हिसाब से, ये कंसेप्ट जो उसमें लगाऊंगा, क्वेश्चन के हिसाब से ये जो DEF ट्रायंगल है, पिछले वाले ये वाले क्वेश्चन के हिसाब से वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो उसमें कोई ये 10 10 10 गिवन है, क्वेश्चन में ये 10 10 10 गिवन था, ठीक है। ओके अपन चलिए, अब क्योंकि ये ब्लू कलर वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ब्लैक कलर वाला भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए मैं जानता हूँ कि सर्कम रेडियस होती है साइड अपॉन √3 और इन रेडियस होती है साइड अपॉन 2√3। आ रही बात पकड़ में? तो अगर आप इन रेडियस के प्रोस्पेक्ट से देखोगे, इन रेडियस के प्रोस्पेक्ट से, तो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF के लिए कैपिटल R इज इक्वल टू इन रेडियस के प्रोस्पेक्ट से साइड अपॉन 2√3, ठीक है, इन रेडियस के प्रोस्पेक्ट से। और DEF की साइड, यहाँ पे तो DEF की साइड लिखोगे ना, DEF की साइड, DEF की भुजा कितनी गिवन थी? 10। तो आप क्या लिख सकते हो? कैपिटल R इज इक्वल टू 10/√3। ये कहाँ से लाए सर आप? ये मैं इस वाली लाइन से लेकर आया हूँ। कैपिटल R इज इक्वल टू है इन रेडियस ऑफ DEF, इन रेडियस का फॉर्मूला, क्योंकि DEF इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड अपॉन √3, और DEF की साइड मुझे क्वेश्चन में गिवन थी कितनी? 10, तो उसकी वैल्यू हो गई 10/√3। आइडिया एक्सेप्टेड। अब ये मैंने DEF के प्रोस्पेक्ट्स देख लिया, अब मैं उसे ABC के प्रोस्पेक्ट से देखने वाला हूँ। एक बार ABC के प्रोस्पेक्ट से जान लीजिए। ABC के प्रोस्पेक्ट से देखो तो यही कैपिटल R, ABC के प्रोस्पेक्ट से देखो तो यही कैपिटल R क्या कहलाएगा? सर्कम रेडियस कहलाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो ABC है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए सर्कम रेडियस की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? साइड अपॉन √3। तो साइड अपॉन √3 मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन मुझे ABC की साइड क्वेश्चन में पता नहीं है। गॉट इट? कोई बात नहीं, मैंने अभी भी कैपिटल R तो निकाला है ना, ये कैपिटल R यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो कैपिटल R मैंने निकाला है 10/√3 इज इक्वल टू साइड अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, उसके लिए 10/2 मतलब कि 5। अब ये इत्मीनान से जरा बात को समझिए। देखो ज़रा, मेरे को DEF की साइड गिवन है 10 10 10। आ रही बात पकड़ में? DEF की साइड गिवन है 10 10 10। मैंने ABC की साइड निकाल ली है कितनी? 5। मैंने ABC की साइड निकाल ली है 5। ABC ये अंदर वाला है, ठीक है, तो ये मैंने निकाली है साइड विच इज़ 5। तो अब आपके लिए ये एक और कंसेप्ट बन गया, ये मैंने डिराइव करके दिया, यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर एक और कंसेप्ट बन गया, ये आपको बता देता हूँ, इतना से सुन लीजिए। अगर बड़े वाले ट्रायंगल की साइड 10 है तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड उसका आधा 10/2 5 होती है। इस वाले केस में आ गया कंसेप्ट समझ में? अगर बड़े वाले ट्रायंगल की साइड 10 है तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड होगी 10 का आधा 5। गॉट इट? अब इसके नीचे जब एक और ट्रायंगल बनाऊंगा ना तो उसकी साइड होगी 5 का आधा 2.5। फिर एक और जब ट्रायंगल बनाऊंगा ना उसकी साइड होगी 2.5 का आधा 1.25, और ऐसे आधा आधा होता जाता है। तो ये मिल गया आपको एक और कंसेप्ट क्या मिला? जब इस तरीके का सिनेरियो होता है तो जो ट्रायंगल जब अंदर जाते जाते हैं तो छोटे होते जाते हैं। तो किस हिसाब में छोटे होते हैं सर? उनकी साइड आधी होती जाती है, 10 का आधा 5, 5 का आधा 2.5, 2.5 का आधा 1.2 है, ऐसे आधी होती जाएगी। तो ये ट्रायंगल जो अंदर की ओर जाते जा रहे हैं ना, देखो कौन कौन सा ट्रायंगल है? ब्लू कलर वाला, फिर ब्लैक कलर वाला, फिर रेड कलर वाला। तो इनकी जो साइड है ना वो आधी होती जा रही है, आधी होती जा रही है। कहने का मतलब ये है कि भाई बड़े वाले का है 10 तो इसका हो गया 5, ब्लैक वाले का हो गया 5, फिर रेड वाले का कितना हो गया सर? रेड वाले का सर हो जाएगा 2.5, 2.5, ऐसे ही वो कम होता जाता है। सीन आ रहा है तुम्हें समझ में? तो आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। ये एक और कंसेप्ट हो गया
कि इस वाले सिनेरियो में जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे ट्रायंगल छोटा होता जाएगा, और किस हिसाब में छोटा होता है सर, उसकी साइड जो है आधी होती जाती है। तो मान लिया अगर मैंने इतनी सारी कहानी ये पढ़ी, किसी बच्चे के दिमाग में गई नहीं, क्योंकि इसके लिए तो फोकस लगेगा, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। तो अगर किसी बच्चे के दिमाग में नहीं गई तो परेशान मत होना, ये लास्ट वाली लाइन जो है दिमाग में डाल लेना। कौन सी लाइन डालना है भाई, अगर इस तरह का कभी सिनेरियो आ गया तो साइड जो है ट्रायंगल की अंदर जाते वक्त हमेशा आधी होती जाती है। ब्लू के लिए 10 तो ब्लैक के लिए 5, ब्लैक के लिए 5 तो रेड के लिए 2.5, ऐसे अंदर जाते वक्त आधी होती जाती है। बस ये दिमाग में डाल लेना। ये समझ गए तो शाबाश, गुड, आप सही ट्रैक पर हो। दिक्कत हो रही है कोई बात नहीं, वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके सुनो, फिर भी कष्ट हो रहा है, ऐसे याद रख लो जो मैंने अभी बोल के बताया, साइड आधी होती जाती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मेरे को ना सारे के सारे ट्रायंगल की साइड पता चली, मेरे को तो पता है आधी होती जाएगी। और कहाँ तक आधी होगी सर, इन्फिनाइट तक, उसमें इन्फिनाइट लिखा हुआ है ना। ठीक है भाई, तो सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें लिखेंगे सभी समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग बराबर, ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो जब पहला वाला ब्लू कलर वाला ट्रायंगल ले रहे होगे तो उसका साइड है 10 का स्क्वायर। ठीक है, फिर जब दूसरी बार आप ब्लैक कलर वाला ट्रायंगल लोगे, दूसरी बार, इसे लिख लो भाई, मैं मिटाने वाला हूँ, इसे लिख लो, स्क्रीनशॉट लो, लिख लो। अब दूसरी बार जब आप ब्लैक कलर ट्रायंगल लोगे तो हो जाएगा 10 का आधा 5, फंडा तो वही रहेगा ना, √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड आती होती जाएगी, 10 का आधा 5। अब क्या हो जाएगा सर, 5 का आधा 2.5, ऐसा 5/2 का स्क्वायर, फिर क्या होगा सर, √3/4, 5/4 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा सर, इन्फिनाइट तक। तो ये आपसे उस क्वेश्चन में उसने पूछा था। ठीक है, इसको आप जैसे ही सॉल्व कर दो तो कैसा दिखाई देगा ज़रा सीख लो। ये हो जाएगा √3/4 बाहर, 10 का स्क्वायर मतलब 100। ठीक, और इसको ऐसे लिख दूँ क्या, 10/2, फिर 10/4, फिर 10/5, हाँ ऐसा लिख लो। चलो ऐसा करो, इसको ऐसा समझने के लिए अपना ऐसा लिख लो, 10 का स्क्वायर प्लस 10/2 का स्क्वायर, 5 को 10/2 लिख सकता हूँ ना, इसको 10/4 का स्क्वायर, वही 2.5 है, 5/2 मतलब 2.5, 10/4 मतलब 2.5, √3/4 सबसे कॉमन निकाल दिया मैं, ये हो जाएगा 10/8 का स्क्वायर। ये ठीक है, अब 10 का स्क्वायर सब में कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, √3/4, 10 का स्क्वायर बाहर आ गया, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/8 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब ये कैसा हो जाएगा, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा √3/4, 10 का स्क्वायर, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब आप अगर थोड़ा सा गौर करके देखोगे ना बच्चे, तो ये जो रेड कलर, ये जो बक्से में जो आया, जिसको मैंने अभी रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ है, ये दरअसल एक बन रही है जीपी सीरीज़। जीपी सीरीज़ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जो बोलते हैं इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब कि गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, कैसे बन रहा है सर, यहाँ पर थोड़ा अलग से उसकी थ्योरी दे देता हूँ, उसको सीख लो। मैं क्वेश्चन में चाहूँ तो 2 लाइन में सॉल्व कर दूँ, लेकिन मैं आपको पूरी थ्योरी देते हुए हर एक पॉइंट समझाते हुए कन्वे करा रहा हूँ, इसलिए मैं समय ले रहा हूँ। पेशेंस रखो, क्वेश्चन लंबा नहीं है, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ ना आपके लिए, ये सब लाइन पेपर में लिखने वाली थोड़ी है, आपके समझाने के लिए लिखी जा रही है बस। चलो इत्मीनान से सुनते हैं, देखो ज़रा जीपी सीरीज़ क्या होती है सर, एक बार वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फंडा लगाऊंगा तो कुछ समझ में भी आना चाहिए। जीपी सीरीज़ AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन। तो जिसमें A जो होता है ना बच्चे, A इज इक्वल टू अपन बोलते हैं फर्स्ट टर्म, पहला पद, और R इज इक्वल टू अपन बोलते हैं कॉमन रेशियो। अब यही वाली बात इंपॉर्टेंट है, कोई भी सीरीज़ जीपी सीरीज़ तब कहलाती है जब उनके टर्म्स का रेशियो कॉमन हो जाता है। टर्म्स का रेशियो कॉमन होने का मतलब है जब सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करो, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म करो, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म करो, सब बराबर आना चाहिए, तो वो जो रेशियो आएगा वो कॉमन आएगा, तो वो जो सीरीज़ गिवन होगी उसको अपन जीपी बोलेंगे। ठीक है, अब अगर वो सीरीज़ इन्फिनाइट तक जाए और उसके सम का फंडा आपसे पूछा जाए, अगर जीपी सीरीज़ हो और वो इन्फिनाइट तक जा रही हो और उसके सम का फंडा आपसे पूछा जाए, तब जीपी सीरीज़ के सम का फंडा होता है एस स्टैंड फॉर सम, इन्फिनाइट टर्म्स तक
a अपॉन 1 माइनस आर हो सकता है, आपको स्कूल टाइम पे बताऊंगा और आपको याद आ जाइए इसको देखकर, ठीक है, ये इसमें यूज होगा। तो आप अगर इसमें गौर करोगे तो फर्स्ट टर्म है 1, ठीक है, और कॉमन रेशियो आप निकाल के देख लो ना, 1/4 डिवाइड बाय 1, 1/4, 1/16 डिवाइड बाय 1/4, 1/4, 1/64 डिवाइड बाय 1/16, 1/4। तो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म, सबको डिवाइड करने से जो रेशियो आ रहा है वो कॉमन आ रहा है और उसकी वैल्यू आ रही है 1/4। और कहाँ तक जाना है आपको? इन्फिनाइट तक जाना है। तो रेशियो कॉमन है, इन्फिनाइट टर्म्स के सम का फंडा पूछा जा रहा है, रेशियो कॉमन होने के कारण हो गया जीपी। तो जीपी सीरीज के इन्फिनाइट टर्म्स के सम का फंडा होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ देख लीजिएगा, सम का फंडा होता है √3/4 10 का स्क्वायर, क्या होता है भाई, a अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू कितनी है 1, आर की वैल्यू कितनी है 1/4, देख लो ज़रा, तो हो जाएगा √3/4 100। अब 1 माइनस 1/4 इज 3/4, तो ये हो जाएगा 4/3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर बचेगा √3, 100/3 कैंसिल करो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 100/√3 यूनिट स्क्वायर। तो अगर आपने कमेंट सेक्शन में 100/√3 यूनिट स्क्वायर डाला होगा तो आपने एकदम सही डाला है, शाबाश, गुड। देख लीजिए इसका पूरा सॉल्यूशन। जो भी अच्छे लेवल का एग्जाम दोगे ना उसमें ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कैट देने जाओ, इलिटमेंस देने जाओ, आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लीजिएगा आप इत्मीनान से। क्वेश्चन लंबा नहीं था, मैंने समय लेकर इसलिए बताया, रीज़न मैं चाहता था कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, सो दैट आई टुक टाइम। नेक्स्ट वाले वीडियो में जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट दिया था सेंटर्स का, उसके प्रॉब्लम्स के साथ मिलूंगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लूँगा, आपको मज़ा आएगा मेरे साथ पढ़ाई करके, बने रहिएगा।